हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ईस्टर्न आर्मी के जो हेडक्वार्टर हैं उनकी एक ट्वीट की। उन्होंने ट्वीट किया है 5 अगस्त को, और 5 अगस्त एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेट है। 5 अगस्त को ही राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी, और 5 अगस्त को ही ईस्टर्न आर्मी ने ट्वीट किया है बिल्डअप ऑफ वॉर। इसमें उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान को $2 बिलियन के हथियार अमेरिका ने दिए थे, और उसके बाद से ईस्टर्न आर्मी कमांड लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है, हर रोज एक ट्वीट कर रही है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल चेंज का इंडिकेशन हो सकता है। जैसे चाइनीज फिलोसोफर सुन त्जू का कहना है कि लड़ाई पहले जीती जाती है, उसके बाद में लड़ी जाती है। तो ये फिलोसफी लगता है इंडियन आर्मी भी अप्लाई कर चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं पहले थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आती थी कि डीडोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी अगर आर्मी ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि यूएसए ने पाकिस्तान को हथियार दिए थे, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं, आर्मी पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि डीडोलराइजेशन बहुत ही जल्दी एक रियलिटी होगा। अब इसके क्या असर पड़ेंगे हम वो भी देखेंगे। अब जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं अलग अलग कंट्रीज़ पर, तो ये एक इंडिकेशन है कि डीडोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाते हो या बहुत सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाते हो, उससे ये इंडिकेशन जाता है कि आप अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हो या उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। अमेरिका के पास सब कुछ सारा इंडस्ट्रियल बेस था, लेकिन जब से उसने डॉलर फिएट करेंसी बनाया, उसने सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना को दे दिया, और वहाँ से सिर्फ डॉलर प्रिंट करके खरीद लेता था। यानी मेहनत करे चाइनीज़ और उसका भोग करें अमेरिकन। ये मॉडल चल रहा था। सारी जो लो वेजेस की, कम सैलरी की जॉब्स, ज़्यादा मेहनत की जॉब्स, वो सारी एशिया में शिफ्ट कर दी गई थी। अब सारी एशियन कंट्री इस बात से नाराज़ हैं और इसके अगेंस्ट डॉलर को वो यूज़ नहीं करना चाहती। पहले एक कंट्री होती थी तो उसको वो क्या करता था, यूएसए उसको वो हटा देता था वाया इट्स मिलिट्री। तो डॉलर का बैकअप क्या था, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर था। लेकिन अब सारी कंट्री खड़ी हो गई हैं और उस पर $38 ट्रिलियन का डेट हो गया है, तो अब वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा इस मॉडल को। इसलिए ट्रंप ने लगाई टैरिफ लगा के बोला मैं अपनी इंडस्ट्री खड़ी करूँगा, उससे कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी मुझे, और साथ में अपने प्रोडक्ट बाहर बेचूंगा। वो अमेरिकन जो गाय जो मांस खाते हैं या कॉकरोच का मिल्क बनाते हैं, वो दूध यहाँ पर बेचना चाहता है, जिससे भारतीय किसानों का बहुत नुकसान होगा। तो भारतीय सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, इसे नहीं आने दिया है। इसलिए ट्रंप बोखलाकर और टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब हमें उनका प्रोडक्ट हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, हम अपना एक्सपोर्ट कहीं और कर लेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में कर लेंगे, कहीं और कर लेंगे। हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से साइन कर ही चुके हैं। तो हम देखेंगे हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ हमारी आईटी सेक्टर को हिट लगेगा, जो अब इंडिजीनियस प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस बनाने लग जाएंगे। अब की बार 15 अगस्त में भी कहा है कि भारतीय माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये भारतीय होनी चाहिए, सोशल मीडिया भारतीय होना चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये भारतीय होना चाहिए। अब जैसे जैसे इंडिजीनियस हमारे प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर को भी जो हिट 1-1.5 साल तक लगेगा वो भी रिकवर हो जाएगा। तो अब बात पर आते हैं 5 अगस्त को क्या क्या हुआ था। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी, और 5 अगस्त को ही ईस्टर्न आर्मी हेडक्वार्टर ने एक ट्वीट किया है कि यूएसए पाकिस्तान को हथियार देता था। 1971 वॉर की कहानी है। साथ ही साथ आरबीआई ने एक 5 अगस्त को वोस्त्रो अकाउंट खोलने की में ढील दी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डायरेक्ट डॉलर को बाईपास करके आप रुपए में ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा अकाउंट आप खोल सकते हैं। तो अगर कंबाइंड में मिलाकर देखा जाए, 5 अगस्त को राम जन्मभूमि की, यानी ये डेट इंपॉर्टेंट है, और 5 अगस्त को ईस्टर्न आर्मी हेडक्वार्टर ने यूएसए को ब्लेम किया है, और आरबीआई ने डॉलर का अल्टरनेटिव के लिए वोस्त्रो अकाउंट खोलने को कहा है। तो यूएसए का हमारा डायरेक्ट मिलिट्री से युद्ध नहीं होगा, उसका करेंसी से ही युद्ध होगा। अगर हम डीडॉलराइजेशन करने में सफल हो जाएंगे तो हम ये युद्ध जीत चुके होंगे। तो अभी हम देखते हैं, अगर किसी इम्पोर्टेंट दिन में आर्मी ने ये ट्वीट किया है, यानी डीडॉलराइजेशन बैकग्राउंड में
अपने पीक पर है। ये बस राम जन्मभूमि की नींव की तरह है जो कुछ साल में खड़ी हुई मिलेगी हमें। अब डीडोलराइजेशन से होगा क्या, जैसे रीजनल पावर होती हैं उनको आपस में भिड़वाया जाता था पहले, जैसे चाइना इंडिया को हॉस्टाइल बता के उनको लड़वाया जाता था। तो रीजनल हॉस्टिलिटी खत्म हो जाएगी, चाइना और भारत दोस्त बन जाएंगे। ऐसा अभी मोदी जी गए हुए हैं चाइना में, तो उनके और शी जिनपिंग के बयान आ रहे हैं कि ड्रैगन और हाथी को साथ में चलना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि डीडोलराइजेशन पीक पर है। अच्छा, रीजनल पावर हॉस्टिलिटी खत्म कर देंगे तो ये जो हॉटस्पॉट थे, इंडिया पीओके ले लेगा और चाइना उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, चाइना ताइवान ले लेगा उसमें भारत ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ डील देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सालों में या उससे भी पहले। अच्छा, माइक्रो लेवल पे क्या होगा, जो देश के लेवल पर है उसमें क्या होता है, जब हमारे पास वर्ल्ड वार 2 के पास बाद बाईपोलर वर्ल्ड था तो हमें रशिया के खेमे में डाला गया था, जिससे हमें एक कम्युनिस्ट सरकार मिली और पाकिस्तान को यूएसए ने अपनी गोदी में बिठा लिया था और उसको हथियार दे के हम दोनों को लड़ाया गया था। तो पाकिस्तान डर्टी काम कर रहा था यूएसए का हमारे से लड़के। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है तो उससे 2-3 साल पहले और 2-3 साल बाद के जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और इंस्टीट्यूशनल चेंज हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड के रूल हैं जो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में ख़त्म हो जाएंगे। अब 1990 में हम देखेंगे, इस दशक में इसके आसपास 1-2 साल पहले 1-2 साल बाद बहुत सारी पॉलिसी जियोपॉलिटिक्स चेंज होकर ऐसी अपनाई गई थी जिससे शुरू में लगेगा ये तो बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ लगाई हैं, ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन उनका मोटिव असल में डिवाइड एंड रूल 2.0 या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल लेना होता था। मतलब कंट्रोल अपने हाथ में रखना होता था यूनिपोलर फोर्सेस के द्वारा, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के द्वारा। तो इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे 1990 के दशक में आसपास उसके। तो इसमें क्या होता था, आपकी जो मार्केट का एक्सेस है आपको पूरा देना पड़ेगा, पूरी दुनिया को देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता था, अमेरिका हमारा सारा माल खरीद देता था या जो बाहर की कंपनी है वो अपना माल यहाँ डंप कर देती थी प्रोसेस्ड फूड में के थ्रू। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, फूड का एग्जांपल है, उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ। पहले हमारे यहाँ 400 में से एक आदमी को शुगर हुआ करती थी, जो आज हर 3 में से एक आदमी प्री डायबिटिक या डायबिटिक है। तो इसका मतलब बीमारियाँ फैल रही हैं प्रोसेस्ड फूड के कारण और हम उसको रोक नहीं सकते, और साथ में उनकी हेल्थ की इंडस्ट्री, हमें इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है, हेल्थ महंगी होती जा रही है। बाहर की कंपनियां हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पेशेंट को एक दुकान बना दिया है। मतलब हॉस्पिटल ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन उनकी फैसिलिटी कम लोगों को मिल पा रही है, एक ऐसा मॉडल बन गया है। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देखें तो जजेस अपने आप को ही अपॉइंट करने लग गए। तो इससे जो हमारा कॉमन मैन का कंट्रोल था हमारे ऊपर, हमारे जजेस के ऊपर से या हमारी सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार को तो हम चुन सकते हैं लेकिन जुडिशरी में ना हम एग्ज़ाम देके जा सकते, ना किसी और तरीके से जा सकते, जज ही अपने आप को चुनने लग गए। और इनको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो 2/3 मेजोरिटी को किसी तरीके से अवॉइड करें या किसी तरीके से हटाया जा सके, सारा गेम इस बात पर चलने लग गया क्योंकि डेमोक्रेसी है। अच्छा, SC एट्रोसिटी एक्ट आया इसी वक्त 1990 के करीब, जिसमें जेल जाना पड़ सकता है बिना किसी इंक्वायरी के, मतलब ट्रायल कुछ नहीं है, मतलब आप पे इल्ज़ाम लगा आप सीधा जेल में। तो ऐसे एक्ट सोसाइटी में, ये मैंने बताया कि दिखने में अच्छे लगेंगे कि हाँ ये तो ज़रूरी है, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल 2.0 है। असल में इनका मोटिव यही है और सोसाइटी में अलगाव की भावना पैदा करने के लिए ही ये बनाए गए हैं। फिर आया वर्शिप एक्ट, क्योंकि आप 2/3 मेजोरिटी के पॉइंट को अगर 80% हिंदू पॉपुलेशन है उनको एकत्रित करके ला सकते हैं साथ में, तो ऐसा कोई आंदोलन ना खड़ा हो जाए उसके लिए वर्शिप एक्ट लाया गया है। जैसा मैंने कहा, मोटिव ये है 2/3 मेजोरिटी को अवॉइड करवाना किसी तरीके से, दिखने में लगेगा नहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए उस वजह से लगाया गया। तो दिखने में कुछ और होता है लेकिन मोटिव कुछ और होता है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ये सब रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि इनकी कोई रेलेवेंस नहीं रही, इनकी कोई ज़रूरत नहीं रही। पर ओल्ड ऑर्डर, जो पुराना ऑर्डर था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, उन्होंने खूब सारी पॉलिटिकल वायलेंस और खूब सारा एफर्ट ऐसा किया है इन सब को रोकने के लिए। जैसे हम देखेंगे
एकदम से ट्रेन एक्सीडेंट के स्पाइक्स होने लग गए, ट्रेन तो वैसे ही चलती थी पर एक्सीडेंट बढ़ गए एकदम से, या खालिस्तानी एक्टिव हो जाते हैं कनाडा में, या किसान आंदोलन हो जाते हैं जिसमें 700 किसान मारे जाते हैं आंदोलन में करते करते, और रिहाना और वहीं यूएसए के कनाडा के इनके कुछ स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ट्वीट करने लग जाते हैं किसान आंदोलन पे। उनका क्या मतलब, उनको क्या पता क्या प्रॉब्लम है यहाँ के किसान की। अब ऐसे तो ट्वीट नहीं करते, ऐसे तो ट्वीट नहीं करते, पर तब करने लग गए थे। तो ये किसान आंदोलन एक माहौल बनाने का तरीका था। अच्छा, पुल गिरने शुरू हो जाते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होना शुरू हो जाता है जो आम लोगों की ज़िंदगी पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे ट्रेन, पुल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कुछ। तो ये इसीलिए होता है कि आप अपनी सरकार पर ट्रस्ट खो दें, आपके जो नंबर स्ट्रेंथ है वो कम आ जाए, और फिर कोई अच्छी डील, अच्छी ट्रेड डील इस तरीके से, जैसे किसानों के लिए जो खतरनाक है, एग्रीकल्चर सेक्टर यूएसए का अपना ओपन करते, आपका नंबर स्ट्रेंथ नहीं होगा आपके पास तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो नंबर स्ट्रेंथ गिराना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का। पर क्लियरली ये इन सब कामों उनको करके देख लिया और ये सक्सीड नहीं हो पाए, और इसीलिए ईस्टर्न आर्मी हेडक्वार्टर ये ट्वीट कर पाई है। 2020 में किसान राम मंदिर का नींव रखी गई थी। आज 5 साल बाद देखते हैं इंडियन आर्मी ने बिगुल बजा दिया है डॉलर के खिलाफ। तो इसका मतलब हम एक लंबा मुश्किल रास्ता तय कर पाए हैं, और आगे का रास्ता हम तय कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ like, share and subscribe my channel.